हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो लोगों को बहुत ही टफ लगता है ऐसे टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं और वो है अमेंडमेंट जो किया गया इन आर्टिकल 31 और इंसर्ट जो किया गया नया आर्टिकल 31C बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट। इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसकी टेक्स्ट थोड़ी सी जो है वो डिफिकल्ट है, सो इसे मैं आपके सामने इजी करके रखूंगा और आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। मेरा जो एक और चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो रिसेंट वीडियो था जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे जो मैंने बनाया हुआ है, उसमें आर्टिकल 25th अमेंडमेंट जो 25th अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 31 वाला जो पार्ट था, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण वो थोड़ा सा डिलीट हो चुका है। उतना मैं यहाँ पे उसको और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए इसी चीज़ के चलते लाया है, क्योंकि आपको डिफिकल्टीज आती है काफ़ी बार ये समझने में। आइए हम इसे समझ लेते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 31 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसमें 25th अमेंडमेंट एक्ट से क्या चेंजेस किए गए। देखिए, ये जो 31 आर्टिकल है, इसमें जो भी चेंजेस किए गए, ये थोड़ा सा हमें समझना डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, ये अमेंडमेंट की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफिकल्ट है समझने के लिए, एक लीगल लैंग्वेज है। मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ के उसका मीनिंग बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वो एकदम सिंपल करके बताने वाला हूँ। 31 आर्टिकल जो है उसकी हम सबसे पहले ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, उस अमेंडमेंट की, पूरा 30 आर्टिकल नहीं, सिर्फ उस अमेंडमेंट की जो 25th अमेंडमेंट एक्ट से किया गया। देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर ए ये लिखा हुआ है, फॉर क्लॉज 2 यानी जो 31 है आर्टिकल, उसमें सेकेंड पॉइंट जो है उसको सब्सटीट्यूट किया गया। किस पॉइंट से? तो देखिए ऐसा, इन्होंने ये कहा कि नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरीली एक्वायर्ड और रिक्वेस्टेड save for a public purpose and save by authority of law which provide for acquisition or requisitioning of the property for an amount which may be fixed by such law or which may be determined in accordance with such principles and given in such manner as may be specified in such law, and no such law shall be questioned in any court on the ground that amount so fixed or determined is not adequate, or that the whole or any part of such amount is to be given otherwise than in cash। पहले हम इतना समझ लेते हैं, बाद में हम प्रोवाइडेड वाला समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी, है ना, तो नो प्रॉपर्टी यानी कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं रहेगी जो कंपलसरीली एक्वायर की है या रिक्वेशन की गई, यानी गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी स्टेट ने उसे एक्वायर कर लिया, अपने पास रख लिया है, या फिर उसको पब्लिक पर्पस के लिए रखा हुआ है, और ये जो भी किया है वो अथॉरिटी ने किया है, उस अथॉरिटी ने जिसको लॉ ये पावर देता है ना, क्या करने का, तो एक्विजिशन या रिक्वेशनिंग करने का उस प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए एक अमाउंट देना होगा, है ना। तो वो अमाउंट कितनी रहेगी, जितना उस एक तरह से अगर हम देखेंगे तो लॉ में जैसे दिया है उस तरह से वो अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी और उस इंसान को जिसकी प्रॉपर्टी ली गई है उसको पे की जाएगी। वो अमाउंट कम रही या ज्यादा रही, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आप कोर्ट में नहीं जा सकते ये बता के कि जो अमाउंट फिक्स की गई वो एडिक्वेट नहीं है, वो बराबर नहीं है, या फिर कोई भी अमाउंट है उसका पूरा पार्ट हमें कैश में नहीं दिया गया, या फिर कुछ पार्ट हमें कैश में नहीं दिया गया, ये सब बोल के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट, ये जो अमेंडमेंट है इससे गवर्नमेंट को ये पावर मिल गई थी कि वो किसी भी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी जो है उसे एक्वायर कर सकती थी, बस कोई अमाउंट देके, जो एडिक्वेट अमाउंट गवर्नमेंट को लगती है बाय लॉ, जितनी अमाउंट है, जितना भी होगा वो उतना गवर्नमेंट उस इंसान को देगी और वो उससे एक्वायर कर लेगी उस जमीन को, ये यहाँ पे पावर मिल गई थी। हालांकि उस वक्त आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट था, बट अगर इस तरह की चीज हुई है तो आपका ये वॉयलेट नहीं हुआ है राइट, क्योंकि आपको यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट दी गई है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे कि आर्टिकल 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन पे आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं जा सकते थे क्योंकि आपको अमाउंट दी गई। तो इसीलिए नो प्रॉपर्टी से लिखा गया कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी जिसके लिए एडिक्वेट अमाउंट नहीं दी जाएगी और उसको एक्वायर किया जाएगा। तो प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है तो आपको एडिक्वेट अमाउंट मिलेगी। इस तरह से ये पॉइंट नंबर ए है जो ये बताता है कि आपका जब राइट भी था, फंडामेंटल राइट, देखिए ये जो राइट है फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से बाहर कर दिया गया, इसे हम कहते हैं रिपील कर दिया गया।
बट यहाँ पे सिर्फ उसे अमेंड किया गया था, और अमेंड ऐसा किया गया कि आप लोगों को पास ये फंडामेंटल राइट होके भी अगर आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है और आपके पास कोई अमाउंट देती है तो आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। बस इतना याद रखिए कि वो पब्लिक पर्पज के लिए होनी चाहिए और ऐसे अथॉरिटी ने एक्वायर की हुई होनी चाहिए जिसको लॉ ने पावर दी हुई है, ये सब चीजें। और तीसरी ये बात है कि अमाउंट फिक्स की हुई होनी चाहिए। सो ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद प्रोवाइडेड देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी के लिए कहा दिया हुआ है आर्टिकल 30 में कि उनके पास ये राइट दिया गया है, माइनॉरिटीज को क्लॉज 1 में लिखा गया, उनको ये राइट है आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद का बना सकती है, उससे एडमिनिस्टर कर सकती है। सो इनका ये एक फंडामेंटल राइट बन गया, क्योंकि ये भी माइनॉरिटी का फंडामेंटल राइट है तो इसके वायलेशन पे वो लोग भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने ये लिख दिया, अगर स्टेट कुछ अमाउंट फिक्स जो की गई है लॉ के अकॉर्डिंग, ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स जो है उनको अगर वो एक्वायर कर लेती है और उसके बदले में कोई अमाउंट जो फिक्स की गई है बाय और डिटरमाइंड अंडर एनी सच लॉ फॉर एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सच एज इट वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटीड अंडर दैट क्लॉज। सो अगर अमाउंट मिल गई तो आपका राइट एब्रोगेट हुआ, आपका राइट वायलेट हुआ या आपका राइट तोड़ा गया, ये प्रूव नहीं होगा। तो आपका राइट तोड़ा नहीं जाएगा अगर आपको वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो प्रॉपर्टी उसे गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, स्टेट एक्वायर कर रहा है और आपको उसके जगह पे एक अमाउंट फिक्स करके दे रहा है। सो गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट को ये भी पावर दिया गया जो 25th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था उससे, कि वो स्टेट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी जो है अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट भी हो तो भी वो उसे एक्वायर कर सकता है और आपको कोई अमाउंट फिक्स करके दे सकता है। सो इस तरह से ये जो है ये चेंज किया गया आर्टिकल 31 में बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट। बहुत ही ज़रूरी है आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई वो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से उसे ध्यान में रखेंगे अच्छे से तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये सिर्फ समझने वाली बात है, इसे याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसकी बात करते हैं, सो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है 1971 का, इसने आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था इस पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन डाल दिए और एक्विजिशन करने का अधिकार दे दिया था गवर्नमेंट और पब्लिक यूज के लिए। किस तरह से? तो आपको कंपनसेशन का जो पेमेंट है ये करके जो भी पार्लियामेंट बताएगा या लॉ जो भी बताएगा तो ये सब, और कोर्ट में आप नहीं जा सकते। ये जो चीज़ें मैंने बताई ये सिंपल एक लैंग्वेज में हो गया। सो ये चीज़ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है, फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन की हुई है। अब अगला हम देखते हैं कि इंसर्ट एक और आर्टिकल किया गया था, दैट इज आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31 में ही एक आर्टिकल 31C ये इंसर्ट किया गया बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट। अब ये देखते हैं क्या है। सो आर्टिकल 31C जो है इसका हम पहले ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट है, नो लॉ that seeks to implement the socialistic directive principles specified in Article 39B or C shall be void on the ground of contravention of fundamental rights conferred by Article 14, that is equality before law and equal protection of law, or Article 19, that is protection of 6 rights in respect of speech, assembly, movement, etc. So ये जो पॉइंट नंबर है इसका मीनिंग मैं आपको अभी इजी लैंग्वेज में करके बताता हूँ। देखिए, कोई भी लॉ जो इंप्लीमेंट करना चाहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। जिन लोगों को नहीं पता हो मेरा डीपीएसपी का वीडियो देख ले, उन लोगों को समझ जाएगा डीपीएसपी क्या होता है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट, इसके लिए कोई लॉ बनाया जा रहा है अंडर आर्टिकल 39B या फिर 39C। सो उस लॉ को यहाँ आप वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। वॉइड यानी उसको गलत डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसको आप नल डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। किस ग्राउंड पे? इस ग्राउंड पे कि वो आपका फंडामेंटल राइट तोड़ रहा है जो आपको आर्टिकल 14 से मिला है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या फिर आर्टिकल 19 से मिला है, दैट इज 6 राइट्स, उसमें जो 6 राइट्स है वो। सो आर्टिकल 19 या आर्टिकल 14 को तोड़ा गया, ये बता के कभी भी ऐसे लॉ को हम वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये ग्राउंड नहीं बनेगा। तो ये ऐसा क्यों? कि ऐसा भी हो सकता है, देखिए मेरी प्रॉपर्टी है किसी और की प्रॉपर्टी, भाई मेरी प्रॉपर्टी एक्वायर क्यों की जा रही है, उसकी क्यों नहीं की जा रही? ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको इक्वलिटी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल यहाँ आप नहीं कर सकते। या फिर मुझे मेरे प्रॉपर्टी के इस पे बोलने का अधिकार है, ये करने का अधिकार है, ऑक्यूपेशन का, तो ये सब चीजें भी यहाँ पे नहीं चलेगी। अगर इस तरह से आपको कुछ अमाउंट तो गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है और एक्वायर कर रही है, तो ये चीजें यहाँ पे नहीं होगी। आर्टिकल 39B और 39C में क्या आता है मैं ऑलरेडी आपको डीपीएसपी में बता चुका हूँ। नहीं आपको याद है तो उसे एक बार देख लीजिएगा। मेरा ये काम था यहाँ पे 31C बताना।
सो मैंने आपको ये बताया है। अगला ये है पॉइंट नंबर बी, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी। यानी अब जो भी पॉलिसी बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा, है ना, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, किस चीज के लिए बना रही है, 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी पॉलिसी बना रही है, उसके लिए जो भी लॉ है उसको आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते इस ग्राउंड पे कि ये जो लॉ है ये ऐसे पॉलिसी के लिए नहीं हमें दिख रहा है, ये ऐसे पॉलिसी को इफेक्ट नहीं दे रहा है। सो ये हो या ना हो, उस पॉलिसी के लिए हो ये लॉ या ना हो, इससे आप इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट ने बता दिया कि उसके लिए है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा उसके लिए है। इस तरह से आर्टिकल 31C जो है ये काम करता है। सो यहाँ पे मैंने आपको दो आर्टिकल्स बताए, एक तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 31 में जो अमेंडमेंट किया गया, और दूसरा ये बताया कि आर्टिकल 31C जो डाला गया वो क्या था। सो ये दोनों आपको अभी मैं बता चुका हूँ। सो इस तरह से हमारा ये वीडियो लेक्चर रहा, जिसमें मैंने थोड़ा सा जो डिफिकल्ट पार्ट था वो आपको इजी करके देने की पूरी तरह कोशिश की हुई है। सो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर और अपडेट्स चाहते हैं तो फॉलो और लाइक करें मेरे पेजेस को फेसबुक पे, श्रेयस बड़िए और श्रेयस बड़िए इंटरप्रिटेशन। अगर मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं या मेरे बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा श्रेयस बड़िए द पीस लवर, श्रेयस बड़िए @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।